आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 1918। ऑप्शन थे 1916, 1917, 1918 और 1919। तो इनमें से सही उत्तर है 1918, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन जैसे ही राजस्थान में प्रारंभ होते हैं तो उसमें कुछ संस्थाओं का गठन होता है, जिनमें से कुछ संस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। उनमें एक है राजपूताना मध्य भारत सभा। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि राजपूताना मध्य भारत सभा की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कानपुर में है। इसका गठन 1918 में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था। ठीक है, सदस्य की बात करें तो इसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्य कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक, नरसिंह देव, अर्जुन लाल सेठी, चांदकरण शारदा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, कौन कौन से सदस्य थे फिर से देखो। विजय सिंह पथिक, नरसिंह देव, अर्जुन लाल सेठी, चांदकरण शारदा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। एक बार फिर से देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा मुख्यालय कानपुर में, गठन 1918 में, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन, यानी कि इसकी बैठकें कब कब आयोजित होती है। तो पहली बैठक या प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1918 में। ठीक है, तो इस सभा के अधिवेशन तब तब आयोजित हुए जब जब क्या हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुए। ठीक है, तो दिसंबर 1918 में दिल्ली में इसका आयोजन होता है, प्रथम अधिवेशन का। मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका आयोजन होता है और अध्यक्ष कौन होते हैं? जमनालाल बजाज होते हैं। दूसरा अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1919 में, अमृतसर में। यानी जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं के साथ में इसका भी आयोजन होता है, इसके भी अधिवेशन का आयोजन होता है। ठीक है, तृतीय अधिवेशन की बात करें तो मार्च 1920 में, ये कांग्रेस अधिवेशन से पहले हुआ था। ठीक है, तो इस दौरान कब हुआ, कहाँ पर हुआ? मार्च 1920 में अजमेर में। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जमनालाल बजाज। यानी जिनका संबंध राजस्थान से, उनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम में राजस्थान से संबंधित व्यक्तियों के बारे में बहुत पूछा जाता है। चतुर्थ अधिवेशन या चौथा अधिवेशन की बात करें तो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो और चतुर्थ अधिवेशन में क्या हुआ था? तो चतुर्थ अधिवेशन में एक बात तय हुई थी। चतुर्थ अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और बात करें हम राजपूताना मध्य भारत सभा की, तो इसका उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे चलो। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है उदयभान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह, भगवंत सिंह। ठीक है, तो सही उत्तर रहेगा इसका भगवंत सिंह। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय देखो दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो 1857 की क्रांति के समय हर एक रियासत राजस्थान की, उसका शासक कौन था। ठीक है, और उसके अलावा एक होती है एकीकरण के समय राजस्थान की हर एक रियासतों के शासक कौन थे। तो अभी तो हम देखेंगे 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के शासक कौन कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से देखो हम पूर्वी राजस्थान का देख लेते हैं एक बार, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का देख लेते हैं। ठीक है, तो जयपुर में देखो, जयपुर में था राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय। देखो कहाँ पर राजा महाराजा लगाते थे, कहीं पर महाराव, कहीं पे महारावल, कहीं पे महाराणा। ठीक है, लेकिन उन राजाओं के नाम महत्वपूर्ण हैं। अलवर की बात करें, अलवर में थे विनय सिंह, धौलपुर में थे भगवंत सिंह, भरतपुर में थे जसवंत सिंह, करौली में थे मदन पाल, बूंदी में थे राम सिंह, कोटा में थे राम सिंह सेकंड, झालावाड़ में थे पृथ्वी सिंह, टोंक में, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वहाँ पे थे नवाब वजीर दौला। ठीक है, तो देखो अपना उत्तर तो आ चुका है। धौलपुर में कौन थे? भगवंत सिंह। ठीक है, अपना प्रश्न भी यही था कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो भगवंत सिंह था। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे राम सिंह 3 रियासतों में थे। जयपुर में राम सिंह सेकंड, बूंदी में राम सिंह, कोटा में राम सिंह सेकंड। ठीक है, अलवर में बात करो विनय सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, करौली में मदन पाल, कोटा में हो गया बूंदी में राम सिंह, कोटा में राम सिंह सेकंड, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, और टोंक क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो यहाँ पे कौन था? मुस्लिम नवाब था। मुस्लिम नवाब कौन था? नवाब वजीर दौला। ठीक है, फिर देखो बीकानेर, बीकानेर में कौन था? सरदार सिंह था। बीकानेर में कौन था? सरदार सिंह। जोधपुर में कौन था? तख्त सिंह। जैसलमेर में रणजीत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, सिरोही में शिव सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। ठीक है, फिर से देखो बीकानेर में सरदार सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, सिरोही में शिव सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। ठीक है,
अब देखो एक बार बिना देखे देखते हैं इनको, ठीक है। मैं हाथ कर लेता हूँ इनके सामने। तो सबसे पहले बताओ कि जयपुर में कौन था? जयपुर में राम सिंह सेकंड, ठीक है। अलवर में बात करें, अलवर में कौन था? तो अलवर में था विनय सिंह, ठीक है। उसके बाद बताओ धौलपुर में कौन था? तो धौलपुर में अपने देखा प्रश्न का उत्तर भी यही था, भगवंत सिंह, ठीक है। उसके बाद में देखो भरतपुर में कौन था? जसवंत सिंह। करौली में कौन था? मदन पाल, ठीक है। बूंदी में कौन था? राम सिंह। कोटा में कौन था? राम सिंह सेकंड। झालावाड़ में कौन था? पृथ्वी सिंह। टोंक क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत। और वहाँ का नवाब कौन था? नवाब वजीर दौला, ठीक है। फिर देखो इधर वाले देखते हैं कि इनमें कौन कौन थे, एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो कौन कौन थे। बीकानेर में कौन था? सरदार सिंह, ठीक है। जोधपुर में कौन था? तख्त सिंह। जैसलमेर में कौन था? रणजीत सिंह। सिरोही में शिव सिंह। उदयपुर में स्वरूप सिंह। डूंगरपुर में उदय सिंह। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, ठीक है। इसी के साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट या फिर राजनीतिक एजेंट नियुक्त थे, ठीक है। तो जयपुर रियासत में विलियम एडेन। भरतपुर रियासत में मॉरिसन। उदयपुर रियासत में कप्तान सावर्स। कोटा रियासत में मेजर बर्टन। सिरोही रियासत में जेडी होल। जोधपुर रियासत में मैक मैसन, ठीक है। फिर से देखो जयपुर रियासत में विलियम एडेन। भरतपुर रियासत में मॉरिसन। उदयपुर रियासत में कप्तान सॉवर्स। कोटा रियासत में मेजर बर्टन। सिरोही रियासत में जेडी होल। जोधपुर रियासत में मैक मैसन। एक बार फिर देखो जयपुर रियासत में विलियम एडेन। भरतपुर रियासत में मॉरिसन। उदयपुर रियासत में कप्तान सॉवर्स। कोटा रियासत में मेजर बर्टन। सिरोही रियासत में जेडी होल। जोधपुर रियासत में मैक मैसन, ठीक है। बार बार बोलने से क्या होता है, इनका अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं, यानी ये अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। अब बताओ तुम कौन कौन थे। जयपुर रियासत में विलियम, बताओ, जयपुर रियासत में विलियम एडेन, ठीक है। भरतपुर रियासत में मॉरिसन, ठीक। उदयपुर रियासत में कैप्टन सोवर्स, कप्तान सोवर्स या कैप्टन सोवर्स। कोटा रियासत में मेजर बर्टन, ठीक है। और उसके अलावा सिरोही रियासत में जेडी होल। जोधपुर रियासत में मैक मैसन, ठीक। तो ये हो गए सारे के सारे राजनीतिक एजेंट जो कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में तैनात थे, ठीक है। इसके बाद देखो अगले प्रश्न पे आते हैं। स्तंभ 1 में दिए गए सिंड्रोम, यानी स्तंभ 1 में एक तरफ सिंड्रोम दिए गए हैं और स्तंभ 2 में दिए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। यानी कि स्तंभ 1 में सिंड्रोम दिए गए हैं और दूसरे में उसका कैरियोटाइप यानी उसका कारण दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, ये सही बात है। पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13, ये भी सही बात है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अक्स वाई, ये भी सही बात है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 नहीं होता, ठीक है। तो हम देखो ये सिंड्रोम क्या होता है और सिंड्रोम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी जानकारी देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले तो सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम क्या होता है? रोगों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि कोई एक रोग नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे रोगों की बात करें तो खांसी हो गया, जुकाम हो गया, उल्टी दस्त होना, ठीक है, सिर दर्द होना, ऐसी बहुत सारी अगर बीमारियां एक साथ हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। तो पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? महिला में एक अक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि महिला में गुणसूत्र किस प्रकार से होते हैं आपको पता है? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उनमें देखो कैसे होता है, 44 प्लस अक्स अक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक अक्स गुणसूत्र की क्या हो गई? कमी हो गई। तो गुणसूत्र कितने रह गए? 45 ही रह गए, ठीक है। और किस प्रकार? 44 प्लस अक्स 0, यानी एक गुणसूत्र कम हो गया। तो क्या होता है इस महिला में? क्या होता है, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें दाढ़ी मूछ आ जाती है, ऐसे ही इनमें जननांगों का विकास अलग तरह से होता है, ठीक। तो ऐसे सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। पुरुष में एक अक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। भाई अक्स गुणसूत्र सामान्यतः 2 महिला में होते हैं, अगर पुरुष में बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई देना, ठीक। तो क्लाइनफेल्टर में क्या है? पुरुषों में एक अक्स गुणसूत्र की वृद्धि। तो पहले गुणसूत्र कितने थे? 46, अब कितने हो गए? 47, ठीक है। और किस प्रकार से होंगे? 44 प्लस अक्स अक्स वाई, एक अक्स गुणसूत्र बढ़ गया है ना। वैसे पुरुष में कितना होता है? 44 प्लस अक्स वाई होता है, यानी 46 अक्स वाई का जोड़ा होता है अंतिम गुणसूत्र का। पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई देना इसका परिणाम होता है। अगला आता है जेकोब सिंड्रोम या फिर इसे सुपर मेल कहते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है? पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जैसे कि 47 गुणसूत्र हो गए, 44 प्लस अक्स वाई वाई। इसमें बच्चा जन्म से अपराधी प्रवृत्ति का होता है, ठीक। अगला होता है सुपर फीमेल। इसमें महिला में एक अक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। 47 हो गए,
44 प्लस अक्स अक्स अक्स। ठीक है, तो ये तो क्या थे, गुणसूत्रों में परिवर्तन वाले सिंड्रोम थे। ठीक है, पहला टर्नर में क्या हुआ, एक अक्स गुणसूत्र की कमी हो गई, 44 प्लस अक्स 0, तो क्या हुआ, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण। ठीक, दूसरा क्लाइनफेल्टर, एक अक्स गुणसूत्र की क्या हो गई, पुरुष में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पुरुष में कितना हो गया, 44 प्लस अक्स अक्स वाई। ठीक, यानी कि पुरुषों में महिलाओं के लक्षण। ठीक है, जैकोब सिंड्रोम यानी सुपरमेल। ठीक, यानी पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र और बढ़ गया, यानी 44 प्लस अक्स वाई वाई। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, जन्म से अपराधी प्रवृत्ति का होता है। ठीक, सुपर फीमेल, इसमें महिला में एक अक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो कैसे हो जाता है, 47 हो गए, 44 प्लस अक्स अक्स अक्स। इस महिला में जननांगों का विकास देरी से होता है। इसमें जननांगों का विकास क्या होता है, थोड़ा देरी से होता है। अब देखो 3 सिंड्रोम और देखो, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम होता है 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होना। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 13 कहते हैं। इसमें बच्चे का जन्म से ऊपर का होठ कटा हुआ होता है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या था, 13वां जोड़ी गुणसूत्र और उसमें एक गुणसूत्र क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो इसे ट्राइसोमी 13 कहा। ठीक है, इसमें बच्चे का जन्म से ऊपर का होठ क्या होता है, कटा हुआ होता है। ठीक, अगला देखो, अगला हो गया एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, तो इसे ट्राइसोमी 18 कहा। ठीक, बट दो चीज़ें होती है, एक तो ट्राइसोमी, एक मोनोसोमी। मोनोसोमी में तो क्या होता है, किसी भी जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो गया, एक गुणसूत्र की कमी हो गई। ठीक, और ट्राइसोमी में किसी भी जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, तो वो होता है ट्राइसोमी। ठीक, तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या लक्षण होता है कि इसमें बच्चा जन्म लेने के 6 माह के भीतर मर जाता है। डाउन सिंड्रोम, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होना। ठीक है, तो इसमें इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसमें बच्चा मंद बुद्धि का होता है, बोना होता है और नाक व मुंह चपटे दिखाई देते हैं, अर्थात वह मंगोलिज्म प्रजाति जैसा दिखाई देता है। फिर से देखो 3 सिंड्रोम कौन कौन से हैं, जिनमें गुणसूत्रों की जोड़ी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो देखो पटाऊ सिंड्रोम, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि, यानी ट्राइसोमी 13, बच्चे का जन्म से ऊपर का होठ कटा हुआ। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होना, इसे ट्राइसोमी 18 कहा। इसमें बच्चा जन्म लेने के 6 माह के भीतर क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होना, इसे ट्राइसोमी 21 कहा। इसमें बच्चा मंदबुद्धि का, बोना और नाक व मुंह चपटे दिखाई देना, अर्थात मंगोलिज्म प्रजाति जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके आगे देखो 2 सिंड्रोम ऐसे हैं, मतलब जोड़ों में याद रखो। पहले हमने देखी टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, जैकोब सिंड्रोम और सुपरमेल। इसमें क्या हुआ, जो जनन गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, यानी जिनमें बच्चे का पता चलता है कि वो लड़की है या लड़का, ठीक है, उन गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है, यानी लास्ट वाले, जैसे कि महिला में अक्स और पुरुषों में अक्स वाई, तो उनमें परिवर्तन होना वो होता है ये वाले सिंड्रोम, 4 सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, जैकोब और सुपरफेमेल। अगले 3 है पटाऊ सिंड्रोम, जिनमें क्या हुआ, किसी भी जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ऐसे 3 सिंड्रोम थे। अब देखो 2 सिंड्रोम और देखो, क्राई डू चैट सिंड्रोम या फिर क्राई कैट सिंड्रोम। ठीक, इसमें क्या होता है, 5वें जोड़ी गुणसूत्र की एक छोटी भुजा क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा बिल्ली की तरह रोने लगता है। ठीक, फिलोडेल्फिया सिंड्रोम या फिर माइलोजीनस ल्यूकेमिया। ठीक, इसमें क्या होता है, 22वें जोड़ी गुणसूत्र में एक भुजा विलुप्त हो जाती है। ठीक, तो इनमें क्या हुआ, एक गुणसूत्र की जोड़ी में क्या हो गया, एक भुजा क्या हो गई, खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। क्राई डू चैट सिंड्रोम या फिर क्राई कैट सिंड्रोम, इसमें 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की एक छोटी भुजा क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसमें बच्चा बिल्ली की तरह रोने लगता है। फिलोडेल्फिया सिंड्रोम या माइलोजीनस ल्यूकेमिया, इसमें 22वें जोड़ी गुणसूत्र की एक भुजा विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो 2 बीमारियां और हैं, जो भी क्या है, एक तरह की सिंड्रोम ही है। पहली है सारस, ठीक है, यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसके वायरस का नाम क्या है, सारस कोव फर्स्ट। ठीक है, संक्रमित अंग क्या है इसमें, फेफड़ा। प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये चीन से। इसको क्या क्या कहा जाता है, किलर निमोनिया, साइलेंट किलर कहा जाता है। इसमें संक्रमण कैसे फैलता है, तो पहले ये शुरुआत तो बीमारी चमगादड़ से हुई थी। ठीक है, बाद में यह ड्रॉपलेट एयर से फैली, यानी हवा में हमारे छींकने से, खांसने से जो बूंदे हवा में चली गई, उनसे यह फैलने लग गई। ठीक, अगला है मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें वायरस का नाम क्या है, मर्स कोव बीटा। संक्रमित अंग क्या है, फेफड़े हैं। संक्रमण, ये बीमारी शुरू तो ऊँटों से हुई थी और बाद में ड्रॉपलेट एयर से फैली थी। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रारंभ हुई, तो ये अरब देशों में फैली है। ठीक है, तो हम देखो ये जो सिंड्रोम है,
तो इनका हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी हमें ये अच्छे से याद होंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से सिंड्रोम है और किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इस बार हम अब बिना देखे कुछ करेंगे। ठीक, तो पहला था टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में महिला में एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी इसमें गुणसूत्रों का जोड़ा किस प्रकार से हो जाता है, तो 44 प्लस अक्ष 0। इसमें महिलाओं में पुरुषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना टर्नर सिंड्रोम। फिर दूसरा क्लाइनफेल्टर, इसमें पुरुषों में एक अक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यानी 47 गुणसूत्र 44 प्लस अक्ष अक्ष वाई, इसमें पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई देना। ठीक है, अगला जैकोब सिंड्रोम या फिर इसे कहते हैं सुपर मेल। ठीक है, सुपर मेल का मतलब पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र और बढ़ गया, यानी कि 44 प्लस अक्ष वाई वाई। ठीक है, इसमें बच्चा जन्म से क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। ठीक, अगला हो गया सुपर फीमेल। ठीक है, सुपर फीमेल इसमें क्या हो गया, महिला में एक अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, 44 प्लस अक्ष अक्ष अक्ष। ठीक है, और इसमें महिलाओं में जननांगों का विकास क्या होता है, देरी से होता है। ठीक, अगले तीन थे पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो गया, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। ठीक है, जिसे ट्राइसोमी 13 कहा। इसमें बच्चे का जन्म से ऊपर वाला होठ क्या होता है, कटा हुआ होता है या फटा हुआ होता है। ठीक, अगला था एडवर्ड सिंड्रोम, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होना, ट्राइसोमी 18। इसमें बच्चा जन्म लेने के 6 माह के भीतर क्या हो जाता है, मर जाता है। अगला था डाउन सिंड्रोम, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि, इसे ट्राइसोमी 21 कहा। इसमें बच्चा मंदबुद्धि का, बोना, नाक व मुंह चपटे दिखाई देना और मंगोलिज्म प्रजाति जैसा दिखाई देना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से, पटाउ सिंड्रोम 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि, ट्राइसोमी 13, बच्चे का जन्म से ऊपर का होठ फटा हुआ। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि, ट्राइसोमी 18, बच्चा जन्म लेने के 6 माह के भीतर मर जाता है। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि, ट्राइसोमी 21, इसमें बच्चा मंदबुद्धि का, बोना, नाक व मुंह चपटे दिखाई देना, अर्थात मंगोलिज्म प्रजाति जैसा दिखाई देता है। ठीक, अगले दो थे क्राई डू चैट सिंड्रोम और क्राई कैट सिंड्रोम। ठीक है, और उसके अलावा देखो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम और माइलोजीनस ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ये एक ही बीमारी के दो नाम है। तो अगला था क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राई कैट सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, इसमें 5वीं जोड़ी गुणसूत्र या फिर 5वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होती है, एक छोटी भुजा क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसमें बच्चा क्या होता है, बिल्ली की तरह रोने लगता है। तो इसमें क्या है, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक छोटी भुजा विलुप्त हो गई और बच्चा बिल्ली की तरह रोने लग गया। ठीक, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम या फिर माइलोजीनस ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है, बच्चे में क्या होता है या फिर किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, 22वीं जोड़ी गुणसूत्र की एक भुजा विलुप्त हो जाती है। 22वीं जोड़ी गुणसूत्र की एक भुजा विलुप्त हो गई। अगली दो बीमारियां थी, सारस और मर्स। ठीक है, तो सारस में क्या होता है, सारस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम सारस कोव फर्स्ट। संक्रमित अंग फेफड़े, प्रारंभ कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था। उपनाम इसको किलर निमोनिया या साइलेंट किलर कहते हैं। संक्रमण शुरू कहाँ से हुआ था, चमगादड़ से हुआ था, बाद में ड्रॉपलेट एयर से फैला था। ठीक, वायरस सारस कोव 1, संक्रमित अंग फेफड़े, प्रारंभ चीन से हुआ था, उपनाम किलर निमोनिया, साइलेंट किलर। संक्रमण शुरू हुआ था चमगादड़ से, यानी बीमारी की शुरुआत चमगादड़ से हुई थी, बाद में ये हवा में हमारे खांसने और छींकने से यानी ड्रॉपलेट एयर से फैला। ठीक, अगला है मर्स। तो मर्स का मतलब क्या होता है, देखो एक बार बिना देखे करते हैं। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, वायरस कौन सा था इसमें, मर्स कोव बीटा। ठीक है, ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था, अरब देशों से हुआ था। संक्रमित अंग क्या है, फेफड़े हैं, और शुरू में ये किससे फैला था, तो ऊँटों से फैला था, बाद में वही ड्रॉपलेट एयर से फैला था। ठीक, तो अभी देखो, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वायरस मर्स कोव बीटा, प्रारंभ कहाँ से होता, अरब देशों से। संक्रमित अंग फेफड़े, शुरुआत में कहाँ से फैला, ऊँटों से, बाद में ड्रॉपलेट एयर से। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।